तो अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है? ऐसा नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ, क्या होता है फिर बताओ। असीम तो आप बताओ, ऐसे आपने तो किया ही है। व्हाट इज म्यूटेशन? जैसे कभी जैसे जीन है उसमें आउटर की वजह ठीक है असीम, एक्चुअली मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। म्यूटेशन क्या होता है? जो हमारे डीएनए है, डीएनए के अंदर कोई ना कोई चेंज आना। थोड़ा सा एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर करवाना चाहूंगी। ऐसे तो मुझे नहीं पता आपको कितना आता है, उसके बाद ही उसको समझने की कोशिश करते हैं फिर। तो अगर आपने देखो जब डीएनए का स्ट्रक्चर किया होगा, ऐसे मैं आपको स्टार्टिंग में भी इसलिए कहा था कि आप उसको कर लो। चलो, डीएनए क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। हम नॉर्मली इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हैं डीएनए का, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। अब ये जो चेन है ना, एक चेन, ये आपकी एक चेन किससे बनी होती है? ये हमारे पास बनी होती है न्यूक्लियोटाइड से। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसीलिए इस पूरी चेन को बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो एक चेन भी, ये भी पूरी आपकी पॉली न्यूक्लियोटाइड से बनी है, और ये जो सेकंड वाली है ना, ये वाली भी आपकी किससे बनी है? पॉली न्यूक्लियोटाइड से बनी है। इसीलिए जो हमारा डीएनए होता है वो आपका, उसके अंदर कितनी चेन होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगी एक न्यूक्लियोटाइड का, ऐसे मैंने पहले भी बताया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड देखते हैं कि कैसे बनता है। जो हमारा सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है उसके अंदर एक शुगर होता है, एक फॉस्फेट होता है, और एक हमारे पास होता है आपका नाइट्रोजनस बेस। जब ये तीनों कंबाइन करते हैं ना, तो तब हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब कैसी शुगर होती है? शुगर होती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब होता है 5 कार्बन वाली शुगर। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, तो हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहले मैं इधर बना रही हूँ रेड कलर वाली, ये हमारे पास शुगर है जिसके पास 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन होता है, यहाँ पे ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, और एक कार्बन हमारा आपका रिंग के बाहर होता है, यहाँ पे CH2OH करके 5, ये 5th कार्बन होते हैं। अब हमारा ये जो पहला कार्बन होता है ना इस शुगर का, ये आपका यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होता है, और यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको हम काफी डिटेल में करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। उसके बाद हमारा ये जो 5th नंबर कार्बन होता है, ये आपका इधर फॉस्फेट के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पे मुझे आपको क्या चीज समझानी जो सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजनस बेस के बारे में। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और सेकंड होते हैं पिरिमिडिन। प्यूरिन होता है एडेनाइन और ग्वानिन, पिरिमिडिन होता है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, अब ये आपका सेकंड न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है, देन आपका थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ, और इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे पूरी की पूरी चेन बन जाती है। अब अगर यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करूं, मान लेते हैं मेरे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये हमारे पास आपका 5th न्यूक्लियोटाइड है। अब देखिए हमारे पास ये एक चेन बन गई आपकी, किसकी? पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन, क्योंकि मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए। अब हमने कहा डीएनए में क्या है, 2-2 चेन है, 2 चेन है, तो जो हमारे पास यहाँ पे जो दूसरी चेन होगी उसके पास भी क्या होंगे? मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड होंगे, मतलब पूरी न्यूक्लियोटाइड की चेन होगी। अब होता क्या है कि जो एक न्यूक्लियोटाइड है, अब ये दोनों चेन आपने देखा आपस में जुड़ी होती है, जुड़ी होती है ना आपस में। तो जब हमारे पास ये दोनों चेन जुड़ी होती है, तो इनको जोड़ने वाला यहाँ पे बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड।
अब यहाँ पे जुड़ने का क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कंसेप्ट है वो आपको समझना है कि जब डीएनए में यहाँ पे जो पेयरिंग होती है ना, यहाँ पे कैसी पेयरिंग होती है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अभी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमें ये बताता है कि जो आपका प्यूरिन होगा, जो हमारा क्या होगा, जो प्यूरिन होगा उसका बॉन्ड हमेशा पिरिमिडीन के साथ ही बनेगा। प्यूरिन प्यूरिन और पिरिमिडीन पिरिमिडीन कभी भी आपस में बाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका प्यूरिन कौन से दो हैं, एक हो गया हमारे पास एडेनाइन और दूसरा हो गया ग्वानिन। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या कहती है कि जो एडेनाइन है वो हमेशा अपना बॉन्ड टी के साथ बनाता है, और जब यहाँ पे बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और जो हमारा सेकंड प्यूरिन है जिसका नाम है जी मतलब ग्वाइनोसाइन, ये हमेशा ही सी के साथ बाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो इसकी हेल्प से देखिए क्या होगा, मान लेते हैं कि हमें एक चेन मिल गई हमें डीएनए की, तो अगर हमें एक चेन के अंदर अगर हमें सीक्वेंस पता चल जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से जो दूसरे वाला सीक्वेंस होगा उसको खुद ही फाइंड कर लेंगे वहां पे। क्योंकि देखिए मान लेते हैं कि मैंने डीएनए का स्ट्रैंड बनाया है और मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे दोबारा सी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे ए है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो सामने वाली चेन है यहाँ पे होगा आपका टी होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे जी होगा, इधर जी होगा, इधर सी होगा, यहाँ पे टी होगा। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। समझ आया सीन तो आपको? समझ आया? यस मैम। ठीक है। अब अगर आपको इतना पोर्शन समझ में आ गए तो बस अभी इतना सा पोर्शन बहुत है उस नोटेशन को समझने के लिए। अगर आपको इतना सा, हाँ एक चीज आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ मैं, वो भी समझ में आना चाहिए। जैसे हमने कहा कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, जैसे अब यहाँ पे इसी तरीके से आपको बनाती हूँ कि यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है, एक के पास इंफॉर्मेशन है सी जी ए टी सी जी की, तो आपको पता है सामने क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे जी होगा और यहाँ पे सी होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो ये कौन है, ये डीएनए है। अब देखिए जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो आप सबको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की जो भी हम उसके फीचर देख पा रहे हैं वो किसका रिजल्ट है, जो ये डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन है जब ये आपकी एक्सप्रेस होती है, और एक्सप्रेस किस फॉर्म में होती है, प्रोटीन की फॉर्म में। अब देखिए जो ये डीएनए है, प्रोटीन कैसे बनती है, डीएनए खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है, तो डीएनए आपका सबसे पहले किसके अंदर चेंज होता है, ये आपका चेंज होता है आरएनए की फॉर्म में, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद जो ये आरएनए है ये आपका क्या बनाता है, ये बनाता है प्रोटीन, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब आप मुझे खुद ही बताइए, आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही दोगे, अगर डीएनए ही आरएनए बना रहा है, आरएनए बाद में प्रोटीन बना रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे इस बात को भी समझना है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड है लेकिन आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ही आरएनए बना रहे हैं, ये तो डबल स्टैंडर्ड है और ये तो सिंगल स्टैंडर्ड है, तो क्या लगता है आपको दोनों स्ट्रैंड बना रहे हैं आरएनए, बोलिए। ओनली डीएनए का 1 ही स्ट्रैंड क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है, दोनों स्ट्रैंड नहीं करते हैं। अगर दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, अगेन वो हम आपका नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन समझने वाली बात ये है कि डीएनए का ओनली 1 ही स्ट्रैंड यहाँ पे आरएनए बनाएगा। अब यहाँ पे जो 1 स्ट्रैंड आरएनए बना रहा है, मान लेते एग्जांपल मान लेते कि मेरे पास ये फर्स्ट स्ट्रैंड और ये आपका सेकंड वाला है और सेकंड स्ट्रैंड यहाँ पे आपका आरएनए बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस फर्स्ट स्ट्रैंड के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दूं
मान लेते हैं मैंने सी को चेंज कर दिया, जी को चेंज कर दिया, तो यहाँ पे जो प्रोटीन बनेगी क्या उसके अंदर वो चेंज आएगा? आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि इसने आरएनए जो बनाया है इसके पास क्या हो जाएगी, इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। क्योंकि क्या प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन किससे बनती है? अमाइनो एसिड से। तो वो अमाइनो एसिड की सारी इंफॉर्मेशन इस आरएनए के पास ही होती है, जो मैंने आपको पूरी लिस्ट दी थी कि प्लीज उसको आप लर्न कर लेना, सारे अमाइनो एसिड को। अब आपने वो नहीं किया, वो अलग बात है, पर मैंने आपको कहा था कि आरएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक आपको बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास प्यूरिन है वो होते हैं एडेनाइन और आपके ग्वानिन। तो दोनों प्यूरिन आपके आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। पिरिमिडिन होता है सीटीयू, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। तो हमारे पास ये जो साइटोसिन है ये भी दोनों में होता है, डीएनए में भी और आरएनए में भी। लेकिन ये जो थायमिन है ये एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है जो ओनली डीएनए में ही प्रेजेंट होता है, आरएनए में नहीं होता है। आरएनए में क्या होता है, फिर यूरेसिल होता है। तो डीएनए में जहां जहां ये टी है ना, या यहाँ पे क्या आ जाता है, यू आ जाता है, यूरेसिल। तो आरएनए में टी नहीं होता, क्या होता है, यू होता है। अब इतना बस बहुत है आपको समझने के लिए। अब करते हैं आपका म्यूटेशन केस, अगर आपको इतना सा समझ में आ गया है तो। अब इसकी थ्योरी भी बाद में करेंगे। बस म्यूटेशन क्या होता है कि डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होना, कुछ ना कुछ चेंज होना। जैसे अभी मैंने आपको ये जो स्ट्रक्चर बनाया, अब हम मान लेते हैं कि नॉर्मल यहाँ पे एक्स टाइप की प्रोटीन बन रही थी और इस एक्स टाइप की प्रोटीन के लिए हमें ये सीक्वेंस चाहिए था डीएनए के ऊपर, और किसी ना किसी रीजन की वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पे ये वाला सी है ना, इसको यहाँ पे ए ने रिप्लेस कर दिया। तो अगर यहाँ पे ए ने इस सी को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे आरएनए के पास इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो आगे जो प्रोटीन बनेगी वो भी ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बस इतना सा भी आपको समझना है, इतना बहुत होगा म्यूटेशन को समझने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, अब डीएनए किसका पार्ट होता है, मतलब क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीएनए। जो हमारा डीएनए क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होता है, डीएनए ही प्रेजेंट होता है, इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो यहाँ पे देखिए म्यूटेशन केस क्या होता है, ओनली फर्स्ट टाइम रीड कर देते हो, इसके बाद तो हम आगे आपकी एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें करेंगे। तो म्यूटेशन क्या है, एक ऐसा फिनोमेना है जो क्या कहता है, विच रिजल्ट इन ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। इंपॉर्टेंट लाइन कि जो अभी आपने डीएनए के ऊपर सीक्वेंस देखा, जैसे ए देखा, टी देखा, सी देखा, जी देखा, अगर उसके अंदर क्या हो रही है, ऑल्ट्रेशन, चेंज हो रहा है, तो कॉन्सिक्यूटली क्या चेंज हो जाएगा, जीनोटाइप, मतलब जिस जीन को वो एनकोड कर रहा था। अगर जीनोटाइप चेंज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमने पहले बात की थी, जीनोटाइप फिनोटाइप को एनकोड करता है, फिनोटाइप से जीनोटाइप नहीं बनता है। सो इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, अब हमने लिंकेज में ये भी देख लिया था और मेंडल के लॉ में भी देखा था कि जब हमारे पास रिकॉम्बिनेंट बनते हैं तो रिकॉम्बिनेंट की वजह से क्या आता है, चेंज आता है, वेरिएशन आता है। तो रिकॉम्बिनेशन के अलावा म्यूटेशन भी एक दूसरा फिनोमिना है जो क्या लीड करता है, वेरिएशन करता है डीएनए, मतलब चेंज लेकर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एवोल्यूशन होता है, मतलब जो चेंज आता है, उसमें दोनों फिनोमेना काम करते हैं, रिकॉम्बिनेशन भी और हमारे पास म्यूटेशन भी काम करता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर डीएनए के सेगमेंट में कुछ भी चेंज आ रहा है, कुछ लॉस हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसकी वजह से क्या होगा, फिनोटाइप के अंदर चेंज आएगा, मतलब हमारा क्रोमोसोम चेंज हो जाएगा। अब ये बाकी जितनी भी लाइन है ना, इसको मैं आगे आपको डायग्राम के हेल्प से समझाती हूँ, इस थ्योरी को फिर बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर उसके अंदर कैसे कैसे चेंज आता है। तो यहाँ पे हेडिंग की वही है, ऑल्ट्रेशन ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। तो प्लीज यहाँ पे जो ये रेड एरो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्रेकेज पॉइंट। सबसे पहले यहाँ पे इस क्रोमोसोम को देखते हैं। हमारे पास ये देखिए जहां पे मैंने 1 लिखा है, तो क्रोमोसोम में हमने वहां पे कुछ मार्किंग कर दी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच करके। और यहाँ पे क्या हुआ, किसी ना किसी रीजन की वजह से जो हमारा इस क्रोमोसोम का जो डी वाला पार्ट था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। क्रोमोसोम का पूरा सेगमेंट ही चेंज हो गया और क्रोमोसोम देखिए आफ्टर डिलीशन ये बन गया ए बी सी डी ई एफ जी एच करके, मतलब डी वाला पोर्शन यहाँ पे डिलीट हो गया। तो अब देखिए जो ये डी सेगमेंट था, इसके पास यहाँ पे क्या थे, बहुत से नाइट्रोजनस बेस,
जो बाद में जाके जिन्होंने एमआरएनए को कोड करना था, बाद में प्रोटीन बननी थी, अब वो तो कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे ऑल्टर होता है, कैसे चेंज होता है, सबसे पहला रीजन क्या है, डिलीशन। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी वो नहीं है, सिंपल सी बात है कि एक डीएनए का पार्ट मतलब क्रोमोसोम का पार्ट क्या होगा, डिलीट हो गया। अब डुप्लीकेशन देखिए, ये भी बहुत सिंपल है, ए बी सी डी एफ जी एच करके था और जो पोर्शन देखिए हमने आपका हाईलाइट किया है बी और सी। अगर ये आपका 2 टाइम अगर आपका कॉपी हो जाए, अगर आप यहाँ पे देखो डुप्लीकेट रिपीट सेगमेंट बीसी बीसी यहाँ पे दो बार आ गए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी जीन डुप्लीकेट हो गई है। तो जब हमारी जीन्स के अंदर डुप्लीकेशन हो जाता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। कई बार तो बहुत ज्यादा सीवियर होती है कि वो हमें नजर आती है, और कई बार ऐसी बात नहीं है, डिलीशन और डुप्लीकेशन के बाद ऐसा भी होता है कि कई बार वो हमें नजर ही नहीं आता है, क्योंकि उसका आप ये कह सकते हो कि उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं था, ऐसी जीन डिलीट हुई थी जो हमारी बॉडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, मतलब वो इतना फंक्शन वहां पे, इतना इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले नहीं कर रहा था। तो डुप्लीकेशन की वजह से भी क्या हुआ, क्रोमोसोम के अंदर तो चेंज आ गया ना, हमारा जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था वो आपका चेंज हो गया। तो पहला रीजन है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के चेंज होने का, डिलीशन, और सेकंड रीजन है आपका डुप्लीकेशन, जो आपने देख लिया, ये भी अगेन काफी ज्यादा सिंपल है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड, इन्वर्जन। इन्वर्जन देखिए क्या बोलता है, ये वही एबीसीडी का हाईलाइट वाला पोर्शन देखिए बीसीडी है। अब इसको उल्टा कर दो कि जब यहाँ पे गैमेट्स बन रहे थे, कब बनते हैं, मियोसिस के टाइम पे। अब एक चीज और, ये सारी चीजें मियोसिस के टाइम पे होती है, सॉरी ये आपको बताना भूल, क्योंकि मियोसिस के टाइम पे तो एग बन रहे हैं ना, और अगर एग के अंदर ये सारे इस तरीके से एब्नॉर्मल क्रोमोसोम चले गए तभी तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो ये क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम कब आती है, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द मियोसिस। तो यहाँ पे देखिए बीसीडी था, और जब मियोसिस हो रही थी तो यहाँ पे उल्टा हो गया, मतलब यहाँ पे देखिए बी की जगह डी आ गया, सी आ गया, बी आ गया, समझ रहे हैं, उल्टा हो गया, इन्वर्जन हो गया, रिवर्स सेगमेंट विद इन अ क्रोमोसोम। तो इन्वर्जन की वजह से भी क्या हुआ है, क्रोमोसोम के अंदर चेंज आया है। ठीक है, लास्ट रीजन हमारे पास है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या कहता है, अब यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन होता है ना, मेनली ये होता है हमारे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, क्योंकि होमोलोगस में हुआ है वहां पे हमें कोई ज्यादा चेंज नजर आने वाला है नहीं। अब नॉन होमोलोगस क्या है, एग्जांपल मानते हैं ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और क्रोमोसोम नंबर आपका 2 है। अब आप सबको पता है कि 1 के पास यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है 2 वाले से टोटली डिफरेंट है, ये सारे मतलब ये जितने भी करेक्टर होते हैं अलग अलग होते हैं ना। अब अगर मान लेते हैं कि जो हमारा ए वाला है, ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 का ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, अगर आपका ये वाला पोर्शन इस 2 वाले के यहाँ पे चला जाए और इसका कुछ पोर्शन यहाँ पर आ जाए, इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन होना। अब अगर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा था, यहाँ तो सेम ही कैरेक्टर थे तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बस फिनोटाइप हो जाएगा ना कि छोटा बड़ा, लेकिन जीन्स तो वही रहने वाली है। लेकिन 1 और 2 में जो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, नॉन होमोलोगस होते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे आप यहाँ पे देखिए एबीसी, देखो एक क्रोमोसोम हमारे पास आपका ये वाला था और सेकंड था MNOPQR, ये एक क्रोमोसोम है और ये आपका सेकंड क्रोमोसोम है, और ये दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनकी टिप पे चेंज हो गया जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल ABCDEFGH करके आना चाहिए था, और यहाँ पे क्या हुआ, इस AB की जगह कौन आ गया, MNO आ गया, ये देखिए MNO आगे देखिए CDEFGH करके, और यहाँ पे नॉर्मली MNO आना चाहिए था, यहाँ पे कौन आ गया, AB आ गया, ABPQR। तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, मतलब पूरा सेगमेंट ही नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो आपको जस्ट ओनली बस ये याद में रखने हैं कि हमारे पास डिलीशन हो जाती है, डुप्लीकेशन हो जाती है, इन्वर्जन हो जाता है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है, सारे रीजन क्या है जो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या करते हैं, ऑल्ट्रेशन करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करने वाले आपका पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है। अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी वास्ट भी है, अच्छे तरीके से तो आपको वही नेक्स्ट चैप्टर में समझ आएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास है आपका पॉइंट म्यूटेशन। अब देखिए पॉइंट म्यूटेशन हमें क्या कह रहा है। पॉइंट म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम करते हैं वो करते हैं सिकल सेल एनीमिया का। आपने काफी इसके बारे में सुना होगा। अब ये पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक डीएनए का वो बनाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ए टी सी जी सी ए टी। अब इसके साथ में भी कुछ स्ट्रैंड बना लो, टी हो गया, ए हो गया, जी हो गया, सी जी और ए। अब देखिए पॉइंट म्यूटेशन क्या हमें कहता है। पॉइंट म्यूटेशन कहता है कि डीएनए का इतना बड़ा स्ट्रैंड है लेकिन ओनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड ही चेंज हुआ है, एक सिंगल पॉइंट के अंदर ही चेंज हुआ है। मान लेते हैं जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ओनली जी चेंज हुआ है। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि इस जी को यहाँ अपने जी को हमने ए से रिप्लेस कर दिया। आप खुद ही सोचो, अगर जी यहाँ पे ए से रिप्लेस हो गया तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे टी आ जाएगा। रीजन कुछ भी हो सकता है। अब देखिए अगर यहाँ पे चेंज आ गया है तो जब ये आगे एमआरएनए बनाएगा वहां पे चेंज आ जाएगा। तो ओनली सिंगल पॉइंट पे चेंज आने को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। बस इतना सही है। अब हमने यहाँ पे क्या कहा, एग्जाम्पल किसका है, एग्जाम्पल आता है सिकल सेल एनीमिया का। अब आप सबको पता है कि जो हमारे आरबीसी होते हैं किससे बनते हैं, मतलब आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, एचबी होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन होती है। और प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्वाटनरी। प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटनरी। और क्वाटनरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का वो हमें बताता है कि इसके पास 2 अल्फा चेन होती है प्रोटीन की और 2 क्या होती है, बीटा चेन होती है। अब जो पर्सन सिकल सेल एनीमिया से सफर करते हैं, यहाँ पे देखिए नॉर्मल आरबीसी की शेप होती है इस तरीके से बाइकनकेव और स्फेरिकल। लेकिन सिकल सेल में क्या होता है, सिकल की तरह शेप आ गई है देखिए। तो यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है इस केस में। अब ये नॉर्मल से इस शेप में, सिकल शेप में कैसे आया है, तो जो पर्सन सिकल सेल एनीमिया से सफर करते हैं वहां पे पॉइंट म्यूटेशन होता है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, 2 अल्फा चेन है, 2 आपकी बीटा चेन है। तो यहाँ पे जो अल्फा चेन है ये तो नॉर्मल रहती है, ओनली बीटा चेन के अंदर प्रॉब्लम आती है। अब पहला केस देखिए यहाँ पे लिखा है वाइल्ड टाइप बीटा ग्लोबिन, मतलब वाइल्ड होता है यहाँ पे पुराना, मतलब ओरिजिनल टाइप का है, एकदम नॉर्मल टाइप का। वाइल्ड मतलब यहाँ पे नॉर्मल टाइप का बीटा ग्लोबिन है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड दिखाए गए हैं और वहां पे क्या दिखाया गया है, अभी हमने कहा पॉइंट क्या होता है, ओनली सिंगल के अंदर चेंज आया है। अब नॉर्मली हमारे पास ये जो 2 स्ट्रैंड जो है डीएनए के, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, सीटीसी जीएसी। अब यहाँ पे जब एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए से क्या बन गया, अभी जीएजी बन गया। जीएजी कैसे बन रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों स्ट्रैंड में से ओनली वन ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है। अब ये ऊपर वाले ने पार्टिसिपेट किया था, जो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है ना उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पे देखिए सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन गया, जी बन गया, टी की जगह ए आ गया और ए की उसके बाद सी की जगह जी आ गया। अब एमआरएनए देखिए जब ये एनकोड कर रहा है, अब होता क्या है कि जो हमारे पास ये जो 3 नाइट्रोजनस बेस है ये एक सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये जो 3 नाइट्रोजनस बेस है ना, इसको हम बोल देते हैं कोडोन। अभी कोडोन होता क्या है, प्लीज अभी आप इसको होल्ड पे रख दो, बस थोड़ा सा ही समझ लो कि ये कोडोन बोलते हैं इसको। जो हमारे पास ये 3 न्यूक्लियोटाइड है ये आपके एक सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है कि ये जो जीएजी है हमारे पास ये कौन से अमाइनो एसिड को कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है और ये बन गया हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन। इधर हमें समझना है कि सिकल सेल में क्या हुआ था। एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाले में क्या हो रहा है, सिकल सेल में आपको समझ आ रहा है ना ये। अब देखिए सिकल सेल बीटा ग्लोबिन में क्या हो रहा है, ध्यान से यहाँ पे देखिए सी वही है, इसको रिमूव ही कर देती हूँ।
ये देखिए सी यहाँ पे भी है, जी यहाँ पे है, सी पूरा सब कुछ वही है। ये देख रहे हो बीच वाला, इस टी को किसने रिप्लेस कर दिया है, टी की जगह ए आ गया है। अब जब टी की जगह ए आ गया तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टी होगा ना, ठीक है, हाँ टी आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ओनली सिंगल नाइट्रोजनस बेस के अंदर चेंज हुआ है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर। अब सीटीसी जब आगे एमआरएनए बना रहा था तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ था, जीएजी। अब सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जीयूजी। सी की जगह जी आ गया। अब एमआरएनए है, एमआरएनए के बाद टी नहीं होता तो ए यहाँ पे ए को कौन करेगा, यू, टी नहीं होगा ना, यू होगा, और सी की जगह आ जाएगा जी। तो यहाँ पे सोचो जी ओनली जीयूजी आ गया है, बट देखिए अमाइनो एसिड का खेल, जीजी ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है आपका, जीयूजी आपका वैलिन को कोड करता है। और सोचो इतनी बड़ी चेन होती है बीटा ग्लोबिन चेन, उनमें से बाकी सोचो कि सारे खराब है, बस ओनली सिंगल अमाइनो एसिड की चेंज होने की वजह से शेप देखो कैसे चेंज होगी, इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ओनली सिंगल कोड सिंगल नाइट्रोजनस बेस के चेंज होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपका किसमें चेंज हो गया, सिकल सेल में चेंज हो गया। मतलब ग्लूटामिक एसिड को किसने रिप्लेस कर दिया, वैलिन ने रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास एग्जांपल है आपका पॉइंट म्यूटेशन का। समझ आया कि नहीं आया? अब इसके बहुत सारे इसके जेनेटिकली डिसऑर्डर भी है, नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होता है, वो सारी बातें हम आपकी बाद में करेंगे। लेकिन आई होप आपको पॉइंट म्यूटेशन समझ में आ गया होगा। असीम तो आपको समझ आ गया व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? यस मैम। चेंज आया है ओनली पॉइंट पे, ओनली सिंगल पॉइंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जीएजी एनकोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, लेकिन इसमें जीएजी किससे रिप्लेस हो जाता है, जी मतलब जीयूजी से, जो आपका एनकोड करता है वैलिन को। अब ये जीएजी क्या है, जीयूजी क्या है, अगेन ये हम बाद में करेंगे। तो ये था हमारे पास एग्जांपल आपका पॉइंट म्यूटेशन का। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास म्यूटेशन आती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया है, पूरा फ्रेम। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हमें क्या बताता है, इसको आप इससे समझ लीजिए। पहली बात तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का रीजन क्या है, या तो कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया है, या तो कोई न्यूक्लियोटाइड आपका ऐड हो गया है। पिछले वाले में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हुई थी ना, रिप्लेस ही किया था, उसकी जगह कोई आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, या तो डिलीट ही कर दो या फिर ऐड ही कर दो। उसकी वजह से कौन सी म्यूटेशन होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। अब ये फ्रेम शिफ्ट क्या है, इसको अगेन इस एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या लिखा है, वाइल्ड टाइप। तो वाइल्ड टाइप क्या है भाई, नॉर्मल टाइप का। डीएनए के देखिए यहाँ पे स्ट्रैंड दिए गए हैं, एक ये वाला है ऊपर वाला जो आपका 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ मूव कर रहा है, और दूसरा है 5 to 3 मूव कर रहा है। अब अगेन ऊपर वाले पे लिखा है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो यही क्या करेगा, आरएनए की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये जो नीचे वाला है ना, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। अब ऊपर वाला ही कर रहा है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब आप देख लीजिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाइए, टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए होता है ना, ये देख लो यहाँ पे, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, सी का जी, टी का ए, सी का जी, ए का यू, यू यू, सी का जी, सी का जी, जी का सी, ए का यू, टी का ए और ए, ये है यहाँ पे साथ, ये लिखा है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन करने पे क्या हुआ, हमारे पास एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए के ऊपर देखिए जो एयूजी है, ये किसको एनकोड करता है, मेट मतलब मिथ्योनिन अमीनो एसिड को। ए किसको एनकोड करता है, लाइसिन को। यू किसको एनकोड करता है, फिनाइल एलानिन को। एंड जीजीसी किसको एनकोड करता है, ग्लाइसिन को। एंड यूएए किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है, इसको बोलते हैं स्टॉप कोडोन। ठीक है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हमने यहाँ पे कहा प्रोटीन, तो ये कब बनी है, जब एमआरएनए की इंफॉर्मेशन क्या हुई, एक्सप्रेस हुई है।
तो ये हम यहाँ पे ये वाला एक ना नॉर्मल सिनेरियो ले रहे हैं। अब ध्यान रखना, हम यहाँ पे जो mRNA के ऊपर ये जो सीक्वेंस है जो जिसको रीड कर रहे हैं, इसको रीड करने वाला भी कोई होता है, तभी तो हमें प्रोटीन बनती है ना। लेकिन उसका एक यहाँ पे समझ लो कि उसका एक रूल है, जब वो यहाँ पे इन सारी इंफॉर्मेशन को रीड करता है, वो एकदम आपका कॉन्टिन्यूस फैशन में रीड करता है, वैसे रीड नहीं करता AUG स्टॉप AG स्टॉप, मतलब यहाँ पे तीन तीन को पढ़कर नहीं चलता वो आगे कि बस ये। मान लेते एग्जांपल, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे इस ए को यहाँ पे कट कर दिया, तो AUG के बाद सीधा AGU पड़ेगा फिर, या कुछ ऐड कर दिया यहाँ पे, मतलब उसका फैशन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रहेगा। समझ आ रहा है? अब पहले वाला केस देखते हैं, देखो ये वाला हमने क्या कहा, डिलीशन या इंसर्शन की वजह से क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। तो पहला केस यहाँ पे देखिए डिलीशन वाला, सॉरी ये हमारे पास यहाँ पे दिया है, सॉरी ये डिलीशन, ये आपका इंसर्शन है। ये देखिए हमारे पास नॉर्मल था, ये वाला नॉर्मल है, यही वाला लिया ना ऊपर वाला, देखो TAC, यही वाला हमने यहाँ पे नीचे लिया है। अब ये बोला कि TAC के बाद अगर हमने यहाँ पे इस पोजीशन पे किसको ऐड कर दिया है, एक्स्ट्रा A को ऐड कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे TAC क्या हमने A को ऐड कर दिया, तो A के कॉम्प्लीमेंट्री में भी T बन गया। अब जब ये वाला ऊपर वाला स्टैंड यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो एक्स्ट्रा U आ गया, यहाँ पे A का कॉम्प्लीमेंट्री U होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना, जहां पर आपको तीन कोडोन ऐसे मिल जाए ना, UAA, UAG और UGA, ये तीन कोडोन ऐसे कोडोन हैं जो क्या काम करते हैं, ट्रांसलेशन को, मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं स्टॉप कोडोन। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, AUG तो मिथ्योनिन को कोड कर रहा था, अब अगेन पढ़ी यहाँ पे क्या, UAA आ गया है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन आपकी, सॉरी ट्रांसलेशन आपका स्टॉप हो गया, आगे प्रोटीन बनी ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सोचो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ओनली आपने सिंगल को इंसर्ट किया, अब आगे इसने स्टॉप कर दिया, तो आगे जितने मर्जी आगे यहाँ पे वो बनाने वाले थे, लेकिन अब स्टॉप हो गया काम। तो ये किसकी वजह से हुआ है, इंसर्शन की वजह से हुआ है। समझ आया आपको? अब उसके बाद सेकंड वाला यहाँ पे समझते हैं, चलो ये भी आपको समझाई देती हूँ, ये वाला भी, साथ वाला भी। एक हमारे पास होती है आपकी साइलेंट म्यूटेशन, ऐसे नेक्स्ट उसमें भी करेंगे, बट यहाँ पे भी कर लेते हैं। साइलेंट म्यूटेशन देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या बताती है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास वही सीक्वेंस है पूरा TAC करके, और यहाँ पे AAC के बाद हमने यहाँ पे किसको ऐड किया था, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया आपका A को, ये देखिए, सॉरी ऐड नहीं किया, सॉरी हमने यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो हमारे पास यहाँ पे हाँ का ये जो A जो था, ये देखिए हमने इसको G से रिप्लेस कर दिया। तो G से रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे AUG, ये देख लीजिए, AG अगेन वही है, UU वही है, GGC की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, GGU आ गया है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा सीक्वेंस आपका सेम रहा है इसकी तरह, जो हमारे पास GGC होता है ये भी ग्लाइसिन को कोड करता है, और जो GGU होता है ये भी ग्लाइसिन को ही कोड करता है। तो म्यूटेशन यहाँ पर हुआ है, लेकिन हमें वो नजर नहीं आ रहा। तो बहुत सारी म्यूटेशन क्या होती है, इसको बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन, मतलब हमें नजर ही नहीं आया, काम हो गया लेकिन साइलेंट है, पता ही नहीं चला हमें। और ये सामने वाली इसमें क्या हुआ था, या तो हमें स्टॉप ही हो गई, आगे कुछ बन ही नहीं रहा है। तो ये तो बड़ा सिंपल से है। अब आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं, और मिसिंग का है यहाँ पे, मतलब डिलीट कर दिया हमने यहाँ पे। तो अगेन हमारे पास ये सीक्वेंस है, हाँ ये वाला देखिए, यहाँ पे ट्रिपल ए था ना, तो यहाँ पे इस ट्रिपल ए, हाँ हमने यहाँ पे इस ए को मिस कर दिया, मतलब हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। और जब यहाँ पे ट्रिपल ए था, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या अमाइनो एसिड बन रहे थे, मिथ्योनिन, लाइसिन, फेनिलएलनिन और आपका ग्लाइसिन। अब यहाँ पे क्या हो गया है, मिसिंग हो गया, हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। अब मिसिंग के बाद यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, AUG सेम वही बात है, AG अगेन वही है। अब यहाँ पे देखिए पहले ट्रिपल U आ रहा था, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब A डिलीट हो गया, मतलब ये वाला पोर्शन चला गया, तो अभी इस C के साथ शिफ्ट हो गया आगे वाला, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, UUG आ गया है, और अगेन आगे वाला फ्रेम भी चेंज हो गया है। तो
यहाँ पे देखिए नॉर्मल वाली कंडीशन में ये वाले अमीनो एसिड बन रहे थे और अब देखिए यहाँ पे मिथुनिन बना है, लाइसिन बना है, आगे वाला फ्रेम चेंज हो गया है। फिनाइल एलानिन किससे रिप्लेस हो गया है? ल्यूसिन से। ग्लाइसिन किससे चेंज हो गया है? एलानिन से। तो यहाँ पे किसकी वजह से हुआ है? मिसिंग मतलब डिलीशन की वजह से हुआ है। पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया है, इसी को बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो आपका किसकी वजह से हुआ है? डिलीशन की वजह से। ठीक है, अच्छा ये हमने कर लिया आपका। उसके अलावा इंसर्शन वाला भी था यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी एक बार फुली थ्योरी रीड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गया? असीम था आपको? यस मैम आ क्या? गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा वन डीएनए हेलिक्स होता है वो रन कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू अनदर इन क्रोमेटेड हाईली सुपर कॉइल फॉर्म। पता है ना आपको, जो क्रोमेटेड होता है आपके हाईली सुपर कॉइल फॉर्म होती है, क्रोमेटिन से ही बनती है, मतलब डीएनए से ही बन रही है। जब डीएनए वहां पे कॉइल अप होता है तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर लॉस, लॉस मतलब डिलीशन, गेन मतलब इंसर्शन और डुप्लीकेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन ऑल्ट्रेशन इन द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंदर ऑल्ट्रेशन कौन करवाता है? डिलीशन भी करवाता है, इंसर्शन भी करवाता है और यहाँ पे डुप्लीकेशन भी करवाता है। सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, जीन्स क्रोमोसोम पे ही लोकेट होते हैं, तो मान लेते हैं कि क्रोमोसोम चेंज हो गया है तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? ऑल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज और द एब्रेशन, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो क्रोमोसोमल जो एब्रेशन होता है ना, आर कॉमनली ऑब्जर्व इन द कैंसर सेल। तो कैंसर सेल में भी हम क्या देखने को मिलते हैं कि क्रोमोसोम के अंदर क्या हो जाता है? एब्रेशन मतलब चेंज हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है हमारा क्रोमोसोम। In addition to above, mutation also arise due to change in single base pair of DNA. सिंगल बेस पेयर में चेंज होने की वजह से भी क्या आती है? म्यूटेशन आती है, उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सच म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जांपल है? पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल। इसके अलावा डिलीशन और इंसर्शन ऑफ अ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डिलीशन और इंसर्शन की वजह से होती है। However, there are many chemical and physical factor जो इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन को। जो भी फैक्टर फिजिकल हो या केमिकल हो, जो भी म्यूटेशन कॉज करवाता है उसे हम कहते हैं म्यूटाजन। जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं आपका यूवी रेडिएशन का, कि यूवी रेडिएशन क्या कर सकती है? म्यूटेशन कर सकती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम बोलते हैं इट इज अ म्यूटाजन, म्यूटेशन कॉज करने वाला एजेंट म्यूटाजन। ठीक है, तो आज हमें इतना ही क्वेश्चन आपका करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सिंधा? यस मैम। कोई डाउट है आपका? नो मैम। ठीक है।